चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्यों भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ। टेंडेंसी टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे, उसको हमें सब्सटीट्यूट करना था, यानी कि घर में प्रोड्यूस करना था। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स डोमेस्टिक मार्केट्स पे अटेंशन करना है। ग्रोथ इन इंटरनल ट्रेड, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो हमारे यहाँ से फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करना था। मनी लैंडिंग एंड लैंड ओनिंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि क्रेडिट सप्लाई इंश्योर करनी थी। इसके अलावा इंडियन कैपिटल मूव इनटू एरियाज हिदरटू नॉट डेवलप्ड बाय फॉरेन कैपिटल लाइक। देखो ये भारत में तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या भारत में जो लोग उन्हें इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी है, उन्होंने ऐसे एरियाज इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है जिनमें फॉरेन कैपिटल नहीं लगती थी, जैसे कि शुगर पे, पेपर पे, सीमेंट पे, आयरन एंड स्टील पे। जबकि फॉरेन कैपिटल्स जिस जिस पे इन्वेस्ट हुई है वो कहाँ कहाँ पे हुई है, लाइक रेलवेज में। इसके अलावा कॉटन में भी हुई है, हालाँकि उतनी ज़्यादा नहीं हुई बट हुई है। इसके अलावा जूट में तो बहुत अच्छी खासी हुई है, टीस में हुई है। तो ये सब जो एरियाज थे डोमिनेटेड बाई बेसिकली बाई द फॉरेनर्स, ठीक है ना। ओनली सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, अदर्स भी थे। दैट्स वाई इंडियन ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट किया, लाइक द शुगर, पेपर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील का उत्पादन भारत में 1907 में पहली बार स्टार्ट होता है। बंगाल में उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई, 1887 में हुई है। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर मुंबई की स्थापना कब हुई, 1907 में हुई है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या था? पॉलिटिकल एटीट्यूड ये था कि सबसे बड़ी बात है कि उस समय वो डर रहे थे कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट किस ऑर्गेनाइज्ड लेबर से, लेफ्ट विंग का जो रेडिकलिज्म था उससे, और जो मास मूवमेंट हो रहा था उससे, कि अगर कहीं हड़तालें होने लग गई तो उनकी फैक्ट्री पर तो ताला डल जाएगा, प्रोड्यूस कौन करेगा। बट एज सेफगार्ड्स अगेन, लेकिन सुरक्षा के तौर पर दे डिड नॉट सरेंडर टू इंपीरियलिज्म, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं करी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को फेवर किया इन दी पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संवैधानिक जो तरीका था उसके का अनुसरण करते हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका समर्थन करते रहे। उन्होंने राइट विंगर्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अदर पार्टीज में, उनका समर्थन किया। एंड दस फॉलो अ कांग्रेस विच वुड रिमेन अंडर अ बुर्जिया आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। एड गॉर्डन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन जो गॉर्डन है, एक हिस्टोरियन है, इन्होंने अंतर पैदा किया है कि मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट में। कहते हैं कि मर्चेंट जनरली जो थे भारत के, वो ज्यादा राष्ट्रवादी थे, लेकिन जो औद्योगिक मतलब जो उद्योगपति थे, वो ट्रेडिशनल एलाइज ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार के ज्यादा समर्थक थे। मर्चेंट्स कौन था? मर्चेंट का जनरली काम होता है, इनका काम प्रोड्यूस करना नहीं होता है, इनका काम होता है बेच कर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो सीधी सी बात ये है कि जब इनको सिर्फ बेच से ही कमाना है तो भाई नहीं बेचेंगे हम कोई चीज। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका बात था प्रोडक्शन करना, तो इनका रिस्क ज्यादा हाई था, इस वजह से गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहे। तो याद रखना मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को। रजत रे कहते हैं कि द इंडियन बिजनेसमैन वर बोथ कोऑपरेटिंग एंड अपोजिंग एट द सेम टाइम। जोगिंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि जो बिजनेस पॉलिटिक्स ने मेंटेन किया है द पॉलिसी ऑफ इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बराबर की दूरी, ना कांग्रेस के ज्यादा करीब, ना ब्रिटिशर्स के ज्यादा करीब, और अवॉइडिंग अ टिल्ट ईदर इन फेवर ऑफ कांग्रेस और गवर्नमेंट फॉर फियर ऑफ एंटागोनिजिंग और एलाइनेटिंग ईदर। सीधी सी बात है, उन्होंने जो पॉलिसी अपना के रखी है उसी पॉलिसी का नाम था इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जो हुआ, आफ्टर इट वाइल इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोस्पर्ड ड्यू टू वर्ल्ड टाइम डेवलपमेंट, जब 1914 का वर्ल्ड हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय तो उनकी मांगों की, उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड्स होती बहुत हाई हो गई थी, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। सीधी सी बात है। द मर्चेंट सफर्ड ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन एंड हाई टैक्सेस की वजह से उनको दिक्कत भी सामना करनी पड़ी। मॉनफोर्ड जो रिफॉर्म्स आया 1919 का, उसमें जो इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया, तो हमें ये पता है कि उसमें लेबर्स के साथ-साथ उन्होंने बिज़नेसमैन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया 1919 के मैनफोर्ड रिफॉर्म्स में। कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। 1920 में जब मास नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, इट इवोक्ड मिक्स्ड रिस्पांस फ्रॉम इंडियाज़ बिज़नेस कम्युनिटीज़। इंडिया की कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने मतलब मिला-जुला रुख अपनाया हुआ था। कुछ गांधी की पॉलिसी उनको अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि नॉन वायलेंस और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, लेकिन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लेबर्स क्लास को अच्छा नहीं लग रहा था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो कॉटन मर्चेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया और अच्छा खासा दान भी दिया था तिलाक स्वराज फंड में। लेकिन आफ्टर 1921 के बाद यूरोपियन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, की स्थापना होती है कब? 1921 में। 1922 में जो वॉर टाइम की जो बूम थी, यानी कि अब तक खूब अच्छे खासे दाम मिल रहे थे चीजों को बेचकर, वो कोलैप्स कर जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन जो हर एक वर्ग की थी
चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डेटोरेट होने लग जाती हैं। क्यों? They faced competition from Japanese products, wanted raising of duties on cotton pieces, repeal of cotton excise duty। क्योंकि वो जापानीज़ प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन फेस करने लग गए थे। इसके अलावा वो चाह रहे थे कि कॉटन की जो कपड़े होते हैं, उन पे ड्यूटी बढ़ा दी जाए, मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, जिससे कि वो बाहर से जो सामान आ रहा है, वो महँगा हो जाएगा और उनका सामान सस्ता रहेगा, तो सस्ता सामान ज़्यादातर खरीदेगा, तो उनकी बिक्री होगी। एंड रिपील ऑफ कॉटन एक्साइज ड्यूटी, जो कॉटन के उत्पादन पे जो ड्यूटी लगती थी, जिससे उनका सामान महंगा हो रहा था, चाहते थे कि उसकी खात्मा हो जाए। तो जनरली उनकी 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। दे वर द फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द जापानीज़ प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू रेज़ द ड्यूटीज़ ऑन कॉटन पीसेस एंड रिपील ऑफ कॉटन एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दो और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। दे वांट टू एब्लिश द 3.5% ड्यूटी ऑन कॉटन, की जो 3.5% एक्साइज ड्यूटी लगती है कॉटन पे, इसे खत्म कर दिया जाए। एंड फॉर दिस दे जॉइंड हैंड्स विद द स्वराजिस्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी वजह से 1923 में स्वराजिस्ट जब लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव होकर पहुंचे, निर्वाचित होकर, तो उनका मदद करी है किसने? इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने। ड्यूटी वॉज एबोलिश्ड येट इन 1926 11 मिल्स वर क्लॉथ्स। तो स्वराजिस्ट ने इतना तो कर दिया था कि वो जो ड्यूटी लगती थी 3.5 की परसेंट, वो खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी 1926 आते आते तक 11 मिल्स बंद हो गई थी। 1926 का आता है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने क्या किया? एक ये क्या इनका पौंड पेंस, एक सीलिंग 6 पेंस पे जो एक्सचेंज रेशियो था वो फिक्स कर दिया, लेकिन इनकी डिमांड थी कि एक सीलिंग और 4 पेंस पे ये फिक्स करना चाहिए, ठीक है, 1.4 पर। ये डिमांड गांधी जी ने भी रखी थी बाद में, अपना 19 जो अपने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, उनमें भी थी ये डिमांड कि एक सीलिंग 6 पेंस की जगह एक सीलिंग 4 पेंस होनी चाहिए, जो एक्सचेंज रेट है। 1927 में फिक्की की गठन होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास की अध्यक्षता में। याद रखना कि जो एसोचैम है, ये 1921 में, फिक्की 27 में। 1929 में आता था ग्रेट डिप्रेशन, इससे इंडियन मर्चेंट्स के पूरा वर्ल्ड प्रभावित हो गया। 1928 का जो 29 था, ये पीरियड ने बहुत ज़्यादातर हड़तालें देखी हैं ट्रेड यूनियंस के लीडरशिप में, जैसे कि गिरनी कामगार यूनियन। देवर फियर्ड ऑफ कम्युनिस्ट, और इसी टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा डर, यानी कि किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट को डर लगने लग गया था कम्युनिस्ट का। दिस करेंसी डिबेट, करेंसी की जो डिबेट थी, फियर फ्रॉम द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों का जो डर था, इसकी वजह से टू गेट सपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन सब रीजनों की वजह से जो बिजनेसमैन था और वो कांग्रेस एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक दूसरे का कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करने लग गए थे, जो थे गवर्नमेंट का विरोध। विद सम हेजिटेशन दे सपोर्टेड सीडीएम स्केप्टिकली। तो हम, मैं फिर से कह रहा हूँ, 1929 का जो था, वो क्लियर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उन्होंने क्लियर कट इसको सपोर्ट किया, क्योंकि वॉर टाइम जो बूम था वो कोलैप्स हो गया था और दे वर इन डिस्ट्रेस। बट जो था 1931 का मूवमेंट था सीडीएम, वो उन्होंने सपोर्ट तो किया है, बट विद सम हेजिटेशन, हिचकिचाहट में। फरवरी 1930 में जब गांधी जी ने अनाउंस करे हैं अपने 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम इरविन के सामने, तो उन्होंने 3 स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट डिमांड भी रखी। पूछ सकते हैं कि उसमें कैपिटलिस्ट डिमांड कितनी थी? तो आंसर विल बी सी से कैपिटलिस्ट और सी से 3 कैपिटलिस्ट डिमांड थी। कौन सी? वही बात है। हिल्टन यंग कमीशन कब आया था? 1926 में। एक तारीख याद रखनी है। उसने क्या कर दिया था? एक सीलिंग 6 पेंस फिक्स किया था स्टैग्स रेट, लेकिन गांधी जी डिमांड कर रहे थे एक सीलिंग 4 पेंस का। प्रोटेक्शन फॉर कॉटन इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन होना चाहिए। किस-किस से प्रोटेक्शन होना है भाई? जो जापानीज़ प्रोडक्ट से और जो ड्यूटीज़ उसकी वजह से। रिज़र्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर द इंडियन कंपनीज़। इंडियन कंपनीज़ के लिए भी कोस्टल शिपिंग स्टार्ट कर दो, जिससे कि कम खर्चे पर, यानी कि कम किराया देकर कॉटन को क्या कर सकते हैं, मतलब माल ढोया जा सकता है। लेकिन उस समय तो फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी ही थी, तो भारतीयों से ज़्यादा पैसा वसूल लिया करती थी। तो मुख्यतः ये चीज़ हमने देखी। याद रखना कि हिल्टन यंग कमीशन 1926 में इसने फिक्स कर दिया था एक 1.6 एक्सचेंज रेट। आगे देखेंगे 1931 में ब्रिटेन बेंट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड का जो रेशियो था वो हटा दिया, विद रूपी लिंक टू द स्टर्लिंग एट द रेट ऑफ, और एक 1.6 एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। चलिए ये वाला छोड़ दो। ड्यू टू द हुज अनसोल्ड स्टॉक, फियर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन एंड फियर ऑफ एलाइनेशन ऑफ राज, मिल ओनर्स विड्रॉ देयर सपोर्ट। सीधी सी बात ये है कि जब 1931 में युद्ध हो रहा था, सीडीएम मूवमेंट जो चल रहा था, तो उनको ये डर लगा कि कहीं हम अंग्रेजों से डायरेक्ट दुश्मनी तो ना ले लें या फिर सोशल रिवॉल्यूशन ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने क्या किया? मिल ओनर्स विड्रॉ देयर सपोर्ट, उन्होंने अपने सपोर्ट को सीडीएम से वापस ले लिया। आदित्य मुखर्जी कहते हैं कि इफ गांधी साइंड द ट्रीज विद इरविन बिकॉज ऑफ होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, बिजनेस प्रेशर वाज सर्टेनली वन ऑफ देम एंड एन इंपॉर्टेंट वन।
वो कह रहे हैं कि अगर इरविन गांधी पैक्ट हुआ, गांधी जी ने साइन किया है पैक्ट इरविन के साथ में 5 मार्च 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है, वो कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, लेकिन बिजनेस प्रेशर उस पे से गांधी जी के ऊपर भी था, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है लंदन में, तो फिर 1 अगस्त 1933 को सॉरी दोबारा से गांधी जी ने 1932 से फिर से अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो इस बार अब ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे कौन, लेबर कैपिटलिस्ट क्लास के लोग, वो अनमने थे। एंड दे आल्सो वांट गांधी जी अगेंस्ट दिस, उन्होंने गांधी जी का इसको लेकर चेताया भी था, विरोध भी किया। 1932 ओटावा टावा टावा 32 कॉन्फ्रेंस हुआ है। 1932 में ओटावा कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें पार्टिसिपेशन की है अतुल चंद्र बनर्जी ने, तो 32 में बनर्जी ओटावा में, टू फोस्टर इंपीरियल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बट फिक्की डिडंट गेट मच गेन्स, इससे फिक्की को कुछ फायदा नहीं मिला। लेकिन मुंबई के जो बिग बिजनेसमैन थे, वो अब धीरे धीरे करके ब्रिटिश कैपिटल के साथ में एक कॉन्सिलेटरी एटीट्यूड अपना रहे थे, यानी कि समागम की अप्रोच अपना रहे थे, और उन्होंने प्रेफर किया टोटली विद ब्रिटिश कंपनीज अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम नॉन ब्रिटिश गुड्स। तो जहां पर वो जापान की कंपनियों को फेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जापान की कंपनीज का माल बंद कर दो, हम ब्रिटिश कंपनीज के साथ में कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 1933 को लेस मोडी पैक्ट, LESS 2 SS आ रहा है, 3 तो लेस मोडी पैक्ट 33 में। इसमें हुआ है कि मोदी और बम्बई कॉटन मिल के जो ओनर्स थे, जो जनरली कोर्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे, कोर्स का मतलब होता है थोड़ा सा बड़े रेशेदार, वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट प्रेफर फॉर लंकाशायर, बट द अहमदाबाद, अब बात ये थी क्योंकि जो मिल बॉम्बे कॉटन के जो लोग थे, ये क्या है कोर्स कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इन्होंने ये मान लिया कि ठीक है हम लंकाशायर से कॉटन मंगवाया करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अहमदाबाद के मिल ओनर्स थे, वो डायरेक्टली लंकाशायर से ही कंपटीशन फेस कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लंकाशायर से नहीं मंगवाए, तो यानी कहने का मतलब है मुंबई के मिल ओनर्स तो तैयार हो गए थे कि हम लंकाशायर से लेंगे, ना कि जापान से। लेकिन अहमदाबाद के मिल ओनर डायरेक्ट फेस कर रहे थे कंपटीशन लंकाशायर वालों से, दैट्स वाई लंकाशायर प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ द रिफ्ट बिटवीन बिजनेस क्लास वाज क्लियरली विजिबल, तो बिजनेस क्लास के अंदर जो था, कौन कौन से बिजनेस क्लास, मुंबई वाले मिल ओनर्स वाले अलग और अहमदाबाद मिल ओनर्स वाले अलग, उनके बीच में जो डिवीजन था क्लियर अभी दिख रहा था। जो CDM हुआ, दोस हु फेवर्ड द कांग्रेस वर इन मेजर डिलेमा, जिन्होंने कांग्रेस को फेवर किया था, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, क्योंकि एज दे वर अलार्म्ड बाय द राइज ऑफ द सोशलिज्म अंडर नेहरू बोस JP नारायण, क्योंकि अब आप देखोगे 1934 में कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन हो गया। वहां पे कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इस वजह से वो चिंतित हैं कि भाई होगा तो होगा क्या। टू कंटेन सोशलिज्म को कंटेन करने के लिए बिजनेसमैन ने राइट विंगर्स को सपोर्ट किया। कौन कौन थे राइट विंगर्स, विट्ठल भाई पटेल, राजाजी और राजेंद्र बाबू। 1934 के इलेक्शन होते हैं, बिजनेस फाइनेंस वाज द क्रूशियल फैक्टर्स बिहाइंड कांग्रेस विक्ट्री। कांग्रेस विक्ट्री जो हुई है उसमें बिजनेस ने उनको अच्छा खासा फाइनेंस भी दिया था। अब ये जो डर की बात हमें दिख रही है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स का उद्भव हो रहा है, सोशलिस्ट लीडर का, जैसे कि नेहरू, बोस, JP नारायण, तो इस बात का जो डर है वो इस बात से और ज्यादा होगा कि जब नेहरू ने 1936 के लखनऊ सेशन में ये बात कह दी कि द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया लाइज ओनली इन सोशलिज्म। सब कुछ कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम्स की और विश्व की और जो भारत की, वो सिर्फ सोशलिज्म में है। तो भाई अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसी बात का, इसी स्टेटमेंट का विरोध करने के लिए 1936 में मुंबई मैनिफेस्टो लाया जाता है। हेड कर रहे हैं ठाकुरदास और हीराचंद। 21 बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने सोशलिज्म और गांधी की जो नेहरू की जो स्पीच थी 1936, इसका विरोध किया है मुंबई मैनिफेस्टो के माध्यम से। कांग्रेस का जो डिसीजन था पार्टिसिपेट करने का, 1937 में हमें पता है इलेक्शंस आ गए थे। तो जब कांग्रेस ने डिसाइड किया, तो फिर कांग्रेस की मजबूरी थी कि कैपिटलिस्ट के क्लोजर जाने की, क्योंकि फंड भी चाहिए होता था। व्हेन द INC फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, दे हैड टू बैलेंस बिटवीन बिजनेस क्लास एंड लेबर क्लास, और जब INC ने अपनी सरकार बना ली, तो फिर जो बिजनेस क्लास है और लेबर क्लास के बीच में उनको बैलेंस बिठाना था। पूरी तरीके से वो लेबर क्लास को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। मुंबई ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो आया था 1938, उसका एक उदाहरण यही था, जिससे कि हड़तालियों को बंद कर दिया जाता, हड़ताल का अधिकार जो था वो बंद कर दिया जाता है, और ये कहा जाता था कि ये जो मुंबई ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, ये पूरी तरीके से किसके समर्थन में था, कैपिटलिस्ट के समर्थन में था। तो ये कैपिटलिस्ट के लिए तो अच्छा था, लेकिन लेबर्स के लिए ये कैसा था, बुरा था। इसी वजह से लेबर्स को लगने लग गया कि एंटी, जो कांग्रेस है वो एंटी लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दे वर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट टू सपोर्ट एंड एस्ट्यूट द वाइसरॉय ऑफ देयर अपोजिशन टू इट। वो नहीं चाह रहे थे कि पूरी तरीके से वो आंदोलन का समर्थन करें और वाइसरॉय को अपना
कह सकते हैं कि दुश्मनी मोल लें वहाँ से वायसराय से। वंस द स्टॉर्म वाज ओवर दे रिटर्न टू द साइड ऑफ द कांग्रेस, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हो गया वो दोबारा से कांग्रेस के साथ में आ गए। 1944 का बॉम्बे प्लान में 8 लोगों ने साइन किया था। यही आधार बनता है आगे जाके पंचवर्षीय योजना जो हम बनाते थे, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ द फ्यूचर कांग्रेस गवर्नमेंट्स की। द रिलेशंस ऑफ द कांग्रेस और इंडस्ट्रियलिस्ट का रिमेन्ड स्ट्रेटेजिक इनके भी संबंध रहे। इश्यू बेस्ड मुद्दों पर आधारित था संबंध और प्रैग्मेटिक था, यानी कि प्रैक्टिकल था। द लेटर्स कमिटमेंट टू नेशनलिज्म वाज नॉट सर्टेनली अबव बिजनेस इंटरेस्ट, यानी क्या मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ने नेशनलिज्म का सपोर्ट तो किया लेकिन उनके बिजनेस इंटरेस्ट से बड़ा नहीं था नेशनलिज्म। एंड सपोर्ट फॉर कांग्रेस वाज स्ट्रिक्टली कंडीशनल, और कांग्रेस ने भी उनका टाइम टाइम पे सपोर्ट किया है। तो 1944 का बॉम्बे प्लान करता है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये चीज थी इमरजेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, ये तो ज्यादा मेंस के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखेंगे 1920 और 1900 इसकी, तो जरा देखते हैं। द डेकेड ऑफ द 1930 हमने देखा है बहुत सोशलिस्ट आइडियाज बहुत तेजी के साथ ग्रो हुए हैं विद इन द आउटसाइड एंड द कांग्रेस। 1929 में देखेंगे ग्रेट इकोनॉमिक स्लम्प आया था, कमी आई थी डिप्रेशन, उसकी वजह से विच ग्रेजुअली स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, पूरी दुनिया में ये फैल गया था। उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल रहा था और बहुत बड़ी स्केल पर महामारी फैल चुकी थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेप हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद पूरा वर्ल्ड तो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, लेकिन जो सोवियत यूनियन था वो फल फूल रहा था। इस वजह से ज्यादातर अब लोग सोशलिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 5-year plans in the Soviet Union from 1929 to 36 अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड, क्योंकि उस समय अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो यूएसएसआर चाह रहे हैं वो इतना ज्यादा फल फूल कैसे रहा था, तो आंसर इज उन्होंने 2 सक्सेस 5-year प्लान चलाए थे 1929 से 1936 तक, और इसने पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था। The World Depression made people lost their confidence in capitalist system and drew attention towards Marxism, socialism and economic planning। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो कैपिटलिज्म का मॉडल है ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मॉडल नहीं है, ये क्राइसिस को फेस नहीं कर सकता, जबकि मॉडल लाइक मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कांग्रेस भी इससे बच नहीं सकती थी। 1936 के लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय की जो सीएसपी जो पार्टी बनी थी 1934 में उनको कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया। मुख्य लीडर थे जेपी नारायण, आचार्य नारायण देव, अच्युत और पटवर्धन। 1930 में जेपी नारायण ने, ये देख रहे हैं 1930 में जेपी नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। इसके अलावा यंग ब्रिगेड जो थी आईएनसी की, जैसे कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये सोशलिज्म को बहुत ज्यादा फेवर करते थे। 1939 में तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको सीएसपी बोलते हैं उसका गठन 1934 में हुआ था। अच्छा, अब जेपी जो नारायण है उन्होंने एक बुक लिखी थी बाई सोशलिज्म, द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, जबकि आचार्य नरेंद्र देव की किताब है सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट। तो वाई की बात करते हैं, वाई जयप्रकाश, वाई प्रकाश, वाई जयप्रकाश, वाई जी प्रकाश, तो ये प्रकाश क्यों है, वाई प्रकाश से याद रखना। 1934 के बाद व्हेन देयर वाज डिबेट हो रही थी कि भाई जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन को लिया जाए, मतलब लेके जाया जाए, कि ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क्स पे ही फोकस किया जाए या फिर अपकमिंग 1935 का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे उन पे भाग लिया जाए। एट दैट टाइम उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज किया किसको, ये भी क्रिटिसाइज आइडियाज ये कि हमें इलेक्शंस में शामिल होना चाहिए, इसका विरोध किया है जवाहरलाल नेहरू ने, इसको ट्रूज फेस पॉलिसी बोलते हैं, और कहा दे वुड डाइवर्ज अवर माइंड फ्रॉम मेन इश्यूज। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शंस में शामिल नहीं होना चाहिए वरना हम मुद्दों से भटक जाएंगे। उन्होंने एंडोर्स किया कि हमें मास स्ट्रगल करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। इट वॉज क्लियर कट इफेक्ट ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी, ये सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू पर लेफ्ट की आइडियोलॉजी का प्रभाव दिखाई दे रहा था। He also took part in the Kisan Sabhas and in 1936 he pushed for socialism as goal in INC session at लखनऊ। आईएनसी के सेशन जो हुआ था लखनऊ में, उन्होंने कांग्रेस ने सोशलिज्म को अपना एक लक्ष्य के तौर पर निर्धारित कर दिया था। आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। अब जरा देखते हैं 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है, जयप्रकाश नारायण करते हैं। 33 में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी और 34 में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना होती है। और इन्हीं सब पार्टीज को मिला के इन्हीं सब पार्टी को मिला के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। 31 में बिहार, 33 में पंजाब, 3-3 पंजाब, ठीक है। इसके अलावा द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम लाइज इन सोशलिज्म, इस स्पीच का विरोध कैपिटलिस्ट के द्वारा किया जाता था, स्पीच दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1926 से 27 के बाद देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस सेपरेट हो जाती है 2 ग्रुप्स में। 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू में नागपुर में ये सेशन हुआ था, तब ये 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। पहला ग्रुप है द रिफॉर्मिस्ट का, जिसका हेड कर रहे हैं नारायण मल्हार जोशी। इसी को कहते हैं जिनेवा एम्स्टर्डम ग्रुप इंटेंड टू जॉइन। ये चाह रहे थे कि वो एम्स्टर्डम जो ग्रुप है उसको जॉइन करेंगे, जबकि दूसरा ग्रुप था द रेवोल्यूशनरीज ग्रुप का, मॉस्कोवाइट ग्रुप जिसको कहा जाता है। ये सोच रहे थे कि हम मॉस्कोवाइट ग्रुप को जॉइन करेंगे। तो इन्होंने अपना एक नया फैक्शन बनाया इफ2, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, और इन्होंने अपना एक नया फैक्शन बनाया रेड लेबर ट्रेड यूनियन का। ठीक है, तो रेड वाला, लाल कुर्ती वाले, ये सब वही सोशलिज्म वाले। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो बनी, इसके जो हेड बने बीवी गिरी। ठीक है, तो हेड से कोई चीज गिरी तो हेड कौन है? बीवी गिरी। असिस्टेंस जो प्राप्त था मृणाल कांति बोस का। तो मृणाल, मृणाल का मतलब होता है कमल की डंडी। तो कमल की जो डंडी होती है, कमल को असिस्टेंस ही तो प्रोवाइड करवाती है। तो मृणाल कांति बोस, और गाइड कौन कर रहा है? नारायण मल्हार जोशी। जोश में कोई व्यक्ति गाइड कर रहा है। 1931 में आरटीयूसी का गठन होता है, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हो जाता है, और 1934 में रिमर्ज कर दी जाती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ में। तो रटक 31 में, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 में। आगे देखते हैं, चौथा फेज स्टार्ट होता है 1927 से 32, इसको कहते हैं एज ऑफ स्ट्राइक्स। बहुत ज्यादा हड़तालें हुई हैं। 1925 में लेबर स्वराज पार्टी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है। ठीक है, 27 में मुंबई लेबर पार्टी की स्थापना हुई है। और इसमें कौन कौन है मुंबई लेबर पार्टी में? एस मिर्जकर और ढूंढीराज। नाम है एस मिर्जकर और ढूंढीराज। न्यूज़पेपर मुंबई लेबर पार्टी का था, क्रांति न्यूज़पेपर ये पब्लिश करते थे। तो 25 में लेबर स्वराज पार्टी बंगाल में, 27 में मुंबई की। 1927 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन का बॉयकॉट किया साइमन कमीशन को। 1928-29 में जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो किस किस के द्वारा? जीआईपी रेलवे स्ट्राइक, बम्बई टेक्सटाइल स्ट्राइक, उगरनी कामगार यूनियन ने स्ट्राइक करी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही रहकर अपना लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाती थी। इसमें जो थे ये कामगार यूनियन का हिस्सा श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद्र जोशी जिसका नाम है पीसी जोशी, और सोहन सिंह जोशी। आगे देखेंगे 1928 को बोला जाता है एज ऑफ पीजेंट लेबर पार्टीज, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पीजेंट और लेबर से रिलेटेड पार्टीज बनी है। जैसे मद्रास में उत्तर प्रदेश किसान पार्टी की स्थापना किसने करी है? पूरन चंद्र जोशी ने। उत्तर प्रदेश में पूरन चंद्र। ऑल इंडिया पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी 1928 में इसकी स्थापना हुई है। कब? जब ये मर्जर हो गई है बहुत सारी पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज मर्जर हो गई वो यहाँ पर ये आपको दिखेंगी। ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, ये अब सीरीज बाद उन्होंने ऑल इंडिया पीजेंट और वर्कर्स पार्टी बनाई है। सब ऑल इंडिया के पीजेंट्स और वर्कर्स को मिला लिया, तो बहुत सोहना काम किया है। पहली मीटिंग कहाँ हुई है? कोलकाता में। 1926 से 29 को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस कहा जाता है। ट्रेड यूनियंस के बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। कम्युनिस्ट अफेक्टेड मूवमेंट लार्जली नाउ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर पीरियड ऑफ कम्युनिस्ट। सीधी सी बात है, 1926-29 आते आते तक लेबर्स और जो पीजेंट्स की पावर थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और कम्युनिस्टों ने अब तो कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, उनकी जो एजेंडा था, उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस अब प्रेशर में थी किसके? कम्युनिस्ट के। सप्रेशन, अब ब्रिटिशर्स ने जो तरीका अपनाया कि दबाया कैसे जाए, तो याद है सप्रेशन थ्रू एक्ट्स के माध्यम से उनको सप्रेस करने लग गए। पब्लिक सेफ्टी बिल आया 1928 में, लेजिस्लेचर में पास नहीं हुआ। इसने एम्पावर कर दिया गवर्नमेंट को कि डिपोर्ट कर सकते हैं सबवर्सिव फॉरेनर्स, ऐसे फॉरेनर्स जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे। क्योंकि गवर्नमेंट अब बहुत चिंतित हो गई थी, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स थे ये सोशलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे, एंड बिलीव दैट एक्टिव रोल्स कुड बी प्लेड बाय सच फॉरेनर्स। और इसी को बहाना बनाकर मेरठ कॉन्फ्रेंस केस 1929 किया गया, जिसमें 3 ब्रिटिशर जो थे, जैसे कि हचिनसन था, फिलिप्स था और ब्रैडले था, इन तीनों को बाहर कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में हुआ। इसमें यह कहा गया डिस्प्यूट जो होते हैं, यानी कि स्ट्राइक्स को बैन कर दिया जाता है। स्ट्राइक्स को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। कहाँ कहाँ पर? पोस्ट में, रेलवेज में, वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। वन मंथ का एडवांस स्ट्राइक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट किया जाता है कोर्ट्स इंक्वायरी और कंसिलेशन बोर्ड को। कुछ भी मुद्दा हो तो ये उनके के द्वारा सेटल किया जाएगा। 1926 में पहला ट्रेड यूनियन एक्ट आता है। ये सबसे पहली बात है, पहला ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? 1926 में। इसने लीगल अप्रूवल कर दिया था ट्रेड यूनियन को, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया। दीज बिल्स वर पास्ड विदाउट कांग्रेस अपोजिशन। कांग्रेस ने इन चीजों का विरोध नहीं किया। और ये जो तीन के तीनों जो एक्ट्स आप देख रहे हैं, ये या तो कम्युनिस्ट के ऊपर या फिर लेबर क्लास को क्या करने, सप्रेस करने की बात है। तो इससे ये पता चल जाता कि कांग्रेस का जो रुख था वो इन एक्ट्स के पक्ष में था। ये चाह रहे थे कि जो कम्युनिस्ट की पावर बढ़ रही है, फिर जो लेबर क्लास की पावर बढ़ रही है, वो अपनी लिमिट में रहे, जिससे कि कांग्रेस अपना आगे काम काम कर सके। आईएनसी ने डिक्लेरेशन किया 1929 में, बी सीक नॉट टू डिस्ट्रॉय कैपिटल और कैपिटलिस्ट, कि हम
पूंजी या फिर पूंजीवाद को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बट टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। लेकिन हमें कैपिटल और लेबर के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करना है, दैट मीन्स बैलेंस बनाना है। इससे जो लेबर क्लास थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। उन्हें ये लगा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास का समर्थन कर रही है कौन, आईएनसी। इसी का फायदा उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने कह दिया कि ये एजेंट हैं किसके, कम्युनिस्ट के हैं। कम्युनिस्ट टर्म्ड आईएनसी एज पार्टी ऑफ कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा कि आईएनसी जो पार्टी है वो तो सिर्फ कैपिटलिस्ट की पार्टी है, लेबर से कोई बात नहीं कहती। और जवाहरलाल नेहरू और बोस को उन्होंने टू एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म के रूप में घोषित कर देते हैं। तो ये था ओवरऑल कैपिटलिस्ट की पॉलिसीज के बारे में। याद रखना, जो यूपी किसान पार्टी पीसी जोशी ने और सोहन सिंह जोशी ने बहुत अच्छा काम किया। 1925 में बंगाल लेबर स्वराज पार्टी, 1927 में मुंबई लेबर स्वराज पार्टी, और जो ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी है 1928 में बनी। ठीक है, 25, 27, 28।